So I can see you all. Good morning, बच्चा लोग. Today we will be revising the homogeneity principle and we will be doing the questions which is related to it. ठीक है? So what did the homogeneity principle tell you? Homogeneity principle आपसे कहता है कि dimensions वाला कि अगर फॉर्मूला सही है, अगर कोई फॉर्मूला फिजिक्स की सही है तो the dimension on the right hand side is equal to the dimensions on the left hand side. पहला चीज. दूसरी बात क्या कहता है वो? दूसरी बात आपसे ये कहता है कि अगर दो क्वांटिटीज फिजिकल टू क्वांटिटीज अगर उन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उनके दोनों के डायमेंशन सेम हो सकता है, राइट? ये दोनों के डायमेंशंस सेम हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज आपको लेकर के क्या क्या हम कर सकते हैं. तो हमने क्या बोला, अभी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज किन किन बातों पे डिपेंड करती है, बस ये पता चल जाए ना तो हम लोग उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं डायमेंशंस को यूज करके. मतलब सोच कि अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा सा स्टोन है, ठीक है, बड़ा सा स्टोन है, उसको पानी में डाल दिया और पानी का फ्लो का वेलोसिटी निकालो ताकि ये स्टोन आपकी मूव हो जाए, है ना? देखो पत्थर होता है, पानी में डाल दो तो नदी में बहता चला जाता है ना, तो कब बहेगा, कितनी स्पीड पानी की होनी चाहिए, ये कैलकुलेट करना है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हैं, ठीक है? और भी बहुत कुछ आज की प्रॉब्लम्स हम इसी प्रकार से करेंगे. शुरुआत एक बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन से करेंगे और उसके बाद हम देखते जाएंगे कि इस प्रॉब्लम्स को हम कैसे कैसे करते जाएं, ठीक है? सो ऑल ऑफ यू रेडी विथ योर नोट्स. And here are the questions. The first question is, now we are going to derive a formula for the centripetal force using the dimensional analysis. Now, what is centripetal force? अगर कोई चीज घूमती है ना, घूमने का कारण होता है सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक्सटर्नल एजेंसी से लगती है जिससे बॉडी गोल गोल घूमता है. पूरा गोल घूमेगा या उस पर पार्ट में घूमेगा, ठीक है? तो ये किन किन बातों पे डिपेंड करती है? तो एक्सपेरिमेंटली हमने पाया कि वो बॉडी के मास पे डिपेंड करती है, उसके स्पीड पे डिपेंड करती है और तीसरा किस बात पे डिपेंड करती है? बोले रेडियस, है ना? तो रेडियस पर डिपेंड करती है, ठीक है? अब क्या करें? तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है हमने मैथमेटिकली लिखा कि इट इज डिपेंडिंग अपॉन द मास, लेकिन कैसे पता नहीं, तो रेज़ टू द पावर ऑफ 8 कर लो. फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, स्पीड पे डिपेंड करती है, वो भी नहीं पता कि कैसे, तो रेज़ टू द पावर ऑफ b. तीसरी चीज, फोर्स डिपेंड्स अपॉन द रेडियस एंड रेडियस रेज़ टू द पावर ऑफ c, ठीक है? तो आपने क्या किया? f is proportional to m raised to the power of a, v raised to the power of b, r raised to the power of c. तो ये f जो होगा मैथमेटिकली, हम एक डायमेंशनलेस, देखो हम प्रोपोर्शनलिटी करते थे ना कि मतलब अगर कोई चीज प्रोपोर्शनल उसको इक्वल करना है तो क्या करते थे? एक कांस्टेंट लगा देते थे उसमें, और ये इस कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं है. अगर ये मान के चले तो हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे. तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर ये फॉर्मूला सही है तो लेफ्ट हैंड का डायमेंशन और राइट हैंड का डायमेंशन तो सेम होगा. अरे के तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, देखो हमने लिया के का कोई डायमेंशन नहीं है. तो अब दोनों को इक्वेट करते हैं. तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बताओ? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m l t टू द पावर ऑफ -2, है ना रितिका? है ना? Yes, Ritika. Have I written this correctly? Hadi? Hadi? Yes, ma'am. Yeah. So this is the correct formula. So I write this m to the power of a, l t to the power of -1 raised to the power of b and l to the power of c. अब सारे m को इकट्ठे करो तो m तो एक ही है हमारे पास, l हमारे पास l to the power of b भी आ रहा है और l to the power of c भी आ रहा है. तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ दोनों को लिख लिए और t हमारे पास सिर्फ t to the power of -b है, ठीक है? तो m लिखा, l लिखा, t लिखा, उसके पावर्स लिखे a, L में आपके पास B और C दोनों है तो B प्लस C हो जाएगा. बेस सेम तो पावर को ऐड कर दिया और T के ऊपर में सिर्फ -B है. अब हमको पता है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है. अगर दो चीज राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन अगर इक्वल होगा तो उनके पावर्स भी तो बराबर होंगे, है ना? उनके पावर्स भी तो बराबर होंगे. तो पावर्स को बराबर करेंगे तो क्या किया हमने? m का पावर को
m के पावर से इक्वेट किया, तो इसका मतलब क्या आ गया, a इज इक्वल टू 1, राइट। अब l का पावर 1 है और l का पावर यहाँ पर कितना है, तो बोले b प्लस सी, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1। सो अपन के पास में क्या आया, 2। b तो b कितना आया, यहाँ पर b के लिए लिखते हैं हम लोग t टू द पावर ऑफ -2 है, t टू द पावर ऑफ -b है, अरे -b इज इक्वल टू -2 यानी b इज इक्वल टू 2, है ना। तो अब हमारे पास a की वैल्यू मिल गई 1, b की वैल्यू मिल गई 2, b प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, c इज इक्वल टू -1 हो गया। यानी हमने फाइनली निकाल लिया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 and c is equal to -1। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, f is equal to k m to the power of a, v to the power of b, r to the power of c। अब a के बदले में क्या लिखेंगे 1, b के बदले में लिखा 2, r to the power of -1। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो f is equal to k mv square by r। भैया एक्चुअल फॉर्मूला भी हमारा k नहीं होता, k is equal to 1 हो जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये पता लगाया गया एसआई सिस्टम के लिए k is equal to 1। तो सेंट्रीपिटल फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला आता है mv square divided by r। आ गया। अब इसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी का भी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है कि mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, हाफ mv स्क्वायर होता है। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो ठीक है, हम देखते हैं कि क्या ये हमारे डायमेंशनल फॉर्मूला से भी सेम फॉर्मूला आता है या नहीं। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी का, कोई भी बॉडी चल रही होती है ना बेटा, तो चलते चलते उसके पास एनर्जी आ जाती है। कोई भी बॉडी अगर मूव होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है ना, ठीक है। तो किन बातों पर डिपेंड करता है, किन बातों पर डिपेंड करता है बोलो। पहली चीज वो मास पे डिपेंड करता है। किसी भी बॉडी का मास ज्यादा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरी चीज वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो चलो मैथमेटिकली लिखें, k is directly proportional to m to the power of a, directly proportional to the v to the power of b। हम इसको एक इक्वेशन बनाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k m to the power of a v to the power of b, और k क्या है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा, तो m to the power of a v to the power of b एनर्जी। बेटा एनर्जी, किसी भी प्रकार का अगर एनर्जी हमारे पास में है, किसी भी प्रकार का एनर्जी अगर हमारे पास में है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² t to the power of -2। काइनेटिक एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, किसी भी प्रकार का एनर्जी हो, तो भैया यहाँ पर एनर्जी की जगह ml² t to the power of -2 डाल दो। यहाँ क्या हमारे पास m to the power of a, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt to the power of -1। सबको पता है ये बात, सबको पता है, यस Yes, ma'am. ठीक है। अब क्या किया हमने, ml to the power of 2 t to the power of -2, यहाँ आया m to the power of a, और यहाँ आ गया हमने b ना, l t to the power of -1 raised to the power of b था ना, तो l के ऊपर भी एक b आ जाएगा और t to the power of -b, बिकॉज वो -1 था। तो अब कंपेयर करेंगे पावर्स ऑन द बोथ साइड्स, तो m to the power of 1 तो a की वैल्यू 1, l to the power of 2 तो b की पावर 2, है ना। यहाँ पर b की पावर -2 आ रहा तो b की पावर तो 2 ही आ गई, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, तुमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k, कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट, m टू द पावर ऑफ a एंड v टू द पावर ऑफ b, ठीक है ना। m टू द पावर ऑफ a यानी 1 और v टू द पावर ऑफ b यानी 2। तो भैया यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है k m टू द पावर ऑफ 1 v टू द पावर ऑफ 2। अरे k एक्सपेरिमेंट से पता किया कि k की वैल्यू हाफ होती है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ mv²। लेकिन अगर डायमेंशन से पता करें तो ये हाफ mv² नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा, तो बोले इसकी वैल्यू आ जाएगी k इंटू mv²। k का पता नहीं क्योंकि एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, अगर हम डायमेंशन से निकालते हैं तो ठीक है, हो गया। चलिए अपन एक वाटर वेव्स जानते हो ना, पत्थर मारते हो पानी के अंदर तो वेव्स बनती है ना, देखा है ना, सबने मारा होगा पत्थर। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ द वाटर वेव किन किन बातों पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ जो वाटर वेव डिपेंड करती है
वाटर के वेव्स की वेवलेंथ पर, दूसरी चीज डिपेंड करती है डेंसिटी पर, और तीसरी चीज डिपेंड करती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब क्या करें, हमारे पास जो भी हमारे पास जो फॉर्मूलाज आ रहा है, चलो हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो किन किन बातों पे डिपेंड किया वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी डिपेंड किया, पहली चीज लैम्डा यानी कि वेवलेंथ पर। कैसे, पता नहीं, रेज़ टू द पावर ऑफ ए। वी ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी, पता नहीं कैसे, तो रेज़ टू द पावर ऑफ बी। वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेज़ टू द पावर ऑफ सी। तो हमने क्या करना है, तीनों को कंबाइन करना है। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज़ टू द पावर ऑफ ए, d raised to the power of b and g raised to the power of c. तो velocity is equal to k lambda raised to the power of a, d raised to the power of b, g raised to the power of c, where k is a dimensionless constant. ठीक है, अब क्या करें, मुझे पता है होमोजीनिटी प्रिंसिपल लगाना है। क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू होमोजिनिटी प्रिंसिपल। क्या कहता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि द डायमेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑन द राइट हैंड साइड। चलो बेटा, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ की जो डायमेंशंस है वो कितनी हो जाएगी, चलो बताओ। वेवलेंथ का डायमेंशन लेंथ है बेटा, तो लेंथ है तो उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, लेंथ का डायमेंशन तो L रेज़ टू द पावर ऑफ A। चलिए दूसरी आ गई है D, या D यानी कि डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है तुमको पता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास आता m, वॉल्यूम आता L टू द पावर ऑफ -3, तो L टू द पावर ऑफ -3 हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन तो है ही है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, L t टू दी पावर ऑफ -2। ये सब इस तरफ रहने दो क्योंकि आपने सबको यहाँ पर उतारना है। तो आपने लिखा लैम्डा के बदले L टू दी पावर ऑफ A, डेंसिटी के बदले में लिखा m, क्या लिखा है m L टू दी पावर ऑफ -3 रेज़ टू दी पावर ऑफ B। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा ना, तो L t टू दी पावर ऑफ -2 रेज़ टू दी पावर ऑफ C। अब इक्वेट करो दोनों साइड को, यहाँ तो m है ही नहीं, तो m टू दी पावर ऑफ क्या लिखेंगे 0, यहाँ L टू दी पावर ऑफ 1, t टू दी पावर ऑफ -1। वेलोसिटी का डायमेंशन दैट इज इक्वल टू, यहाँ ढूंढिए m टू दी पावर ऑफ b आ गया, L टू दी पावर ऑफ a भी आया, L टू दी पावर ऑफ यहाँ -3 भी आया, L टू दी पावर ऑफ c भी आ गया, तीनों आया L के ऊपर, और t की जगह हमारे पास क्या आया, -2c आया। अब भाई क्या कहता है, m टू दी पावर ऑफ b L टू दी पावर ऑफ a -3b प्लस c, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर्स को ऐड करते हैं, t टू दी पावर ऑफ -2c। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, बोलो अगला स्टेप क्या करना है हमें, अगला स्टेप में हमें पावर्स को कंपेयर करना है। साफ साफ दिख रहा है m का पावर इस तरफ 0, इस तरफ b, तो b इज इक्वल टू 0 हो गया। अगला हम L को लेते हैं, तो L में क्या लिखा, L टू दी पावर ऑफ 1 है, और इस तरफ आपके पास a प्लस 3b प्लस c है। देखो अब इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब तीसरा है मेरा t टू दी पावर ऑफ -1, और यहाँ पर क्या आपके पास 2c, तो -2c इज इक्वल टू -1, सो 2c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू हाफ। चलो अब b की वैल्यू निकालनी रह गई, b मिल गया 0 और c मिल गया हाफ, a की वैल्यू बच गई, a -3b प्लस c इज इक्वल टू 1, तो a को छोड़ दो, b तो 0 है तो 0 हो गया, c की वैल्यू हाफ है, यहाँ 1 है, तो आपने क्या देखा, a इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, दैट इज इक्वल टू हाफ। अच्छा बेटा, अब आपको मिल गया a की वैल्यू है हाफ, b की वैल्यू है 0 एंड c की वैल्यू है अगेन हाफ। तो वेलोसिटी ऑफ द वाटर वेव किस बात पे डिपेंड करी, तो बोले कि लैम्डा रेज़ टू द पावर ऑफ a, d रेज़ टू द पावर ऑफ b एंड g रेज़ टू द पावर ऑफ c। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो, इट इज इक्वल टू रूट ओवर लैम्डा इनटू g, यानी उस जगह की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगी, और दूसरी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा उस चीज का स्पीड ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लेस का कांस्टेंट होता है बेटा,
तो किस बात पे डिपेंड करी? तो डायरेक्ट हम ये बोलेंगे कि अगर लैम्डा बड़ा, इसका मतलब उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। आ गई बात समझ में? क्लियर? नोट कीजिए, नोट कीजिए। स्पीड ऑफ साउंड पे डिपेंड करते हैं। अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, चलो हवा में साउंड ट्रैवल करता है ना, तो एयर में ट्रैवल करता है तो स्पीड तो होगी। तो ये स्पीड किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो स्पीड एयर में हो या पानी में हो, तो दो चीज, पानी बोलो, मीडियम बोलो, किसी भी बात पे बोलो, तो ये दो चीज पे डिपेंड करती है। तो डायमेंशन फॉर्मूला लगाएंगे और पता करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड, मैं पर्टिकुलरली एयर नहीं बोल रही ना, एक मिनट, अब ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है, तो किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो ये पाया गया कि वो इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जो भी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है ना, तो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, और दूसरा डेंसिटी पर डिपेंड करता है। दो चीज पे डिपेंड करता है, ये पाया गया एक्सपेरिमेंटली। तो चलो फॉर्मूला निकालते हैं कैसे डिपेंड करता है करके। तो हमने कहा स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और दूसरी डिपेंड करती है डेंसिटी। ठीक है, अब सबसे पहले हमें किस चीज का डायमेंशन चाहिए? तो अभी देखते हैं, v डिपेंड्स अपॉन e टू द पावर ऑफ a एंड v डिपेंड्स अपॉन d टू द पावर ऑफ b. v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू e रेज टू द पावर ऑफ a एंड d रेज टू द पावर ऑफ b, या फिर हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू k e टू द पावर ऑफ a d टू द पावर ऑफ b। यहां तक का तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है इलास्टिसिटी पर। इलास्टिसिटी शायद हम पहली बार सुन रहे हैं, है ना? तो इलास्टिसिटी क्या होता है? तो इलास्टिसिटी होता है दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस प्रेशर के बराबर होता है। स्ट्रेस जो होता है ना, ये ऑलमोस्ट उसका डेफिनेशन प्रेशर जैसा होता है, मतलब स्ट्रेस और प्रेशर का डायमेंशन सेम, दैट इज फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, उसका डायमेंशन क्या आएगा? m l टू द पावर ऑफ -1 t टू द पावर ऑफ -2। कैसे? फोर्स का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन बताओ? m l t टू द पावर ऑफ -2 बाय एरिया। एरिया का मतलब l का स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या आ जाएगा? m l टू दी पावर ऑफ -1 t टू दी पावर ऑफ -2। ये स्ट्रेस का फॉर्मूला है डायमेंशन वाला, तो हमने यहां पर लिख दी। अब आ गई स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, लेंथ, एरिया, जो भी है, चेंज इन लेंथ बोले डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ, यहां पर बल्क मॉड्यूलस है, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम स्ट्रेन लेंगे, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, किसी भी प्रकार का स्ट्रेन हो, दैट इज अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो कुल मिलाकर के स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता। कोई भी प्रकार का जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता। STRAN, दैट इज चेंज इन द डायमेंशन डिवाइडेड बाय द डायमेंशंस हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें नो यूनिट, इसका मतलब नो डायमेंशन, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है। किसमें? तो बोले स्ट्रेन में। तो m0 l0 t0, यानी अपन को पता है कि यहां पर दिस वैल्यू विल बी द सेम एज दैट ऑफ द स्ट्रेस। ई का डायमेंशन हमने निकाल लिया। ई का डायमेंशन निकाल लिया, डेंसिटी का डायमेंशन तो पिछले ही प्रॉब्लम में निकाल रखा था हमने। तो हमने क्या करनी है, यहाँ पर डायरेक्टली इसको पुट करना है। तो चलिए आइए, यहाँ आपने, इसका मैं व्यू थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ, तो ये व्यू आपका थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ आ गई। Now this will give me the velocity of the
sound in the air depends upon elasticity raised to the power of a, some dimensionless constant is also there, and d raised to the power of b. अभी अभी हमने e का डायमेंशन क्या निकाला, m l to the power of -1 t to the power of -2 raised to the power of a, m l to the power of -3 raised to the power of b, ये डेंसिटी का आपका डायमेंशन है। अब हमारे पास में दोनों साइड को इक्वेट करेंगे, यहाँ पर k है बेटा, k छूट गया यहाँ पर, तो m to the power of a, यहाँ पर m to the power of b, दोनों साथ साथ लिख लो, l to the power of -a and l to the power of -3b, और t सिर्फ यहाँ पर है, t to the power of -2a। अब क्या लिखेंगे, m to the power of a plus b, l to the power of -a -3b and t to the power of -2a। अब कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ ये देखो, यहाँ पर आपने देखा a प्लस बी के ऊपर में डायमेंशन कितना हो रहा है, 0, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0, राइट। L के ऊपर आपको क्या मिल रहा है, दैट इज 1, सो 1 लिख लो, और इस साइड आपको क्या मिल रहा है, -a -3b, और फाइनली t के ऊपर यहाँ -1 है और यहाँ पर क्या है, -2a है, दोनों को इक्वेट कर दो, तो आपके पास 3 इक्वेशन है, और तीनों इक्वेशन से मुझे दो ही चीज को निकालनी होती है, दो ही चीज तो आराम से निकल जाएगा, तो a की वैल्यू आपको तीसरे इक्वेशन से मिल गया, -2a is equal to -1, so a is equal to 1, so a is equal to half, 2a is equal to 1, so a is equal to half, a की वैल्यू मिल गई भाई, a की वैल्यू मिल गई, तो कोई दोनों में से एक इक्वेशन में लगा दो, आपको मिल जाना चाहिए कि b की वैल्यू, तो हाफ प्लस b इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू कितना आ गया, -हाफ। आप इस इक्वेशन से भी निकाल के देखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी, -हाफ, a की वैल्यू हाफ, b की वैल्यू -हाफ, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द साउंड क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू k e टू द पावर ऑफ हाफ एंड d टू द पावर ऑफ -हाफ। तो लिखोगे कैसे मैथमेटिकली, e टू द पावर ऑफ हाफ, है ना, देखो e टू द पावर ऑफ हाफ मतलब √t, e to the power of -half इसका मतलब 1 upon √t, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आया, v is equal to under root of e divided by d। एक्चुअली जब देखा जाएगा ना फॉर्मूला, जब तुम लोग साउंड वाला चैप्टर पढ़ोगे तो यही फॉर्मूला वहां पर आता है, तो इसका मतलब डायमेंशन से लेकर के बस इतना पता कर लो कि वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, तो आप आराम से फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। देखो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी और सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई आराम से था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि एक वेव का वेलोसिटी निकाल रहे हो, साउंड का वेलोसिटी निकाल रहे हो एयर पर, बस इस बात पे पता कर रहे हो कि किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, तो चलो हम लोग अब जाते हैं एस्ट्रोनॉमिकल जो वेलोसिटीज होती हैं या एस्ट्रोनॉमिकल जो भी वैल्यूज रहती है उसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। चांद तारे पे तो बिना जाए सिर्फ डायमेंशन लगा करके फॉर्मूला निकाला जा सकता है, चलो देखते हैं कैसे। प्लैनेट है क्वेश्चन के अनुसार, और प्लैनेट क्या कर रहा है, प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ये हमारा सन और ये रहा हमारा प्लैनेट जो इस प्लैनेट के चारों, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, इसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब कितना समय लगाएगा इसको घूमने के लिए, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ऑब्वियस सी बात है रेडियस पे डिपेंड करेगा, दूसरा मास ऑफ सन पे डिपेंड करता है, और तीसरा डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो टाइम पीरियड पहले किस बात पर डिपेंड किया बेटा, पहला चीज किस बात पर डिपेंड किया, इट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस, कैसे पता थोड़े ना, तो r टू द पावर ऑफ a। दूसरी बात किस बात पर डिपेंड किया, t डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ सन, यानी दैट इज m टू द पावर ऑफ b। तीसरा बात किस बात पर डिपेंड किया, तो बोले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज g रेज टू द पावर ऑफ c। g इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, लेकिन इसकी अपनी डिमेंशंस होती है, राइट। तो अब ये तीन चीज हो गई, और अब मुझे इसको कंपेयर करना है, तो कैसे किया जाए, तो t is directly proportionate to r raised to the power of a, m raised to the power of b and g raised to the power of c। तो फॉर्मूला के रूप में लिखा जाए तो ये हो जाती है हमारी t is equal to k, then r to the power of a
m to the power of b and g to the power of c. k क्या है? k is a dimensionless constant. ठीक है, अब लिखना है इसको. तो कैसे किया जाए? तो हमको पता है टाइम पीरियड का क्या होता है डायमेंशन. तो बोले m तो है ही नहीं, l तो है ही नहीं, और t टू दी पावर ऑफ 1. ठीक है, और इस साइड अपन को क्या मिला? k का कोई डायमेंशन नहीं होता. तो r क्या होता है? रेडियस का मतलब क्या होता है? रेडियस रेज टू दी पावर ऑफ a. दूसरा मास, तो m टू द पावर ऑफ क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू b. और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखो, इसका डायमेंशन क्या होता है? देखो बोर्ड में लिखा है m टू द पावर ऑफ -1, l टू द पावर ऑफ 3, t टू द पावर ऑफ -2, द होल रेज टू द पावर ऑफ क्या आ गया? c. तो आपने इसको कंपेयर करना है बेटा. तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या आ गया? m टू द पावर ऑफ b आ गया, और यहाँ से m टू द पावर ऑफ -c भी था यहाँ पर. तो m टू द पावर ऑफ b -c हो जाएगा. l टू द पावर ऑफ a एंड l टू द पावर ऑफ +3c बेटा, +3c, एंड t टू द पावर ऑफ -2c. है ना? सही लिखा मैंने आदि? या ओके. अब क्या करना है बेटा? दोनों साइड को आपको कंपेयर करना है पावर्स को. तो अपन क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग बोथ साइड्स यू विल गेट. क्या मिला? m टू द पावर ऑफ 0 है, इस तरफ b माइनस c है, तो 0 इज इक्वल टू b माइनस c. ये पहला इक्वेशन हो गया. 0 इज इक्वल टू a प्लस 3c, ये दूसरा हो गया. और 1 इज इक्वल टू -2c, ये तीसरा हो गया. तो हमें क्या मिल गया? यहाँ पर c की वैल्यू मिल गई. तो c की वैल्यू कितनी आ गई? तो बोले -12. यहाँ डाल दो आप. तो क्या आ गया? 0 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू -12, तो a इज इक्वल टू 3/2 हो गया. अब b और c की वैल्यू लिखेंगे. तो b की वैल्यू इज इक्वल टू, इससे अपन को क्या मिलता है इस इक्वेशन से? कि b का डायमेंशन का वैल्यू दैट इज आल्सो इक्वल टू c का वैल्यू. तो b की वैल्यू हमें कितनी मिल रही? c की वैल्यू -12 है, तो c की भी वैल्यू, b की भी वैल्यू -12. तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2. b की वैल्यू कितनी आ गई? -12. एंड c की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू भी कितनी आ गई? हाफ. तो इसका मतलब t इज इक्वल टू k. क्या बोला हमने? r to the power of a, m to the power of b and g to the power of c. तो r to the power of क्या था? c. r to the power of a का वैल्यू कितना आया? raised to the power of 3/2, और multiplied by m to the power of क्या आया? m to the power of -12, एंड g to the power of b क्या आ गया? -12. तो t का फॉर्मूला ठीक ठीक लिखो, क्या आएगा? तो बोले r raised to the power of 3/2 divided by m और g, और यहाँ आ गया रूट. m is a constant, g is also a constant. तो इससे हमें क्या मिलता है? स्क्वायर कर लो. स्क्वायरिंग क्या मिलेगा? t स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर r क्यूब, और या आ गया m और g. भैया केपलर्स का लॉ 9th क्लास में पढ़ा होगा, वो याद होगा कि टाइम पीरियड का स्क्वायर किसी भी प्लैनेट का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू r क्यूब. देखिए केपलर्स का नियम हमने डायमेंशन फॉर्मूला लगा करके ला दिया. उन्होंने सालों एक्सपेरिमेंट किया और पता लगा सेम रिजल्ट हमारे पास किससे आता है? कि डायमेंशन के एनालिसिस से भी आ जाता है. नोट कीजिएगा इसको. A small spherical ball of radius r falls with a velocity of v through a liquid having a viscosity of eta. Find the viscous drag, मतलब force है ये, viscous drag force F on the wall if it depend upon the radius. wall नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये ball होना चाहिए. If it depends on r, v, eta, take k is equal to 6 pi. बोल रहा है
कि एक बॉल है, स्पीयर है, वो एक विस्कस मीडियम से होते हुए गिर रहा है। ठीक है, बॉल है, बॉल को अगर आप पानी में या फिर ऑयल में डालोगे तो वो सरकता हुआ जाएगा, उसे सिंक तो होगा लेकिन सरकता हुआ जाएगा। यहाँ पर एक विस्कस फोर्स लगाएगा। देखो, अगर मान लो कि खाली वैक्यूम में तुम डालते हो और अगर दूसरा कि पानी या तेल में या कहीं और डालते हो, तो ये पानी या तेल उसको रोकेगा, तो एक फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? बोले रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन पे लगाएगा? तो बोले ऊपर की डायरेक्शन पे लगाएगा। ऊपर की डायरेक्शन पे अगर अभी लगाएगा तो ये बॉल को रोकने की कोशिश करेगा। मतलब जितना स्पीड से वो वैक्यूम में गिर रहा है उससे कम में लगेगा, यानी कि इस पर एक विस्कस ड्रैग लग रहा है, यानी एक विस्कस फोर्स लग रहा है। फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड करता है? विस्कस, ड्रैग, फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड करता है? तो विस्कस ड्रैग फोर्स डिपेंड करता है तो बोले रेडियस पर। कैसे? मुझे नहीं पता। तो ये तो फोर्स तो F है, इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन r raised to the power of a। बोल रहा है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, अपन डायरेक्ट लेते हैं v to the power of b and eta is coefficient of viscosity and that is raised to the power of c। तो बोल रहा है फोर्स निकालो, फोर्स के लिए फॉर्मूला निकालो बोल रहा है। तो हमने जब इसको इक्वेट किया तो F इज इक्वल टू क्या मिला? 6 पाई। के लिखना था, के की जगह उन्होंने बोला 6 पाई ले लो, r to the power of a, v to the power of b and eta raised to the power of c। तो अगर होमोजेनिटी प्रिंसिपल लें तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि अगर फॉर्मूला सही है तो डायमेंशंस ऑन द राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बस कंपेयर करना है। फोर्स का डायमेंशन क्या है? सबको पता है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? तो बोले ml t to the power of -2। ठीक है, और यहाँ क्या आता है? दैट इज इक्वल टू 6 पाई लिखना। r क्या है? रेडियस। तो रेडियस रेज टू द पावर ऑफ a, वेलोसिटी रेज टू द पावर ऑफ b एंड eta का डायमेंशन लिखिए। See, we know that the dimensions of eta is equal to m l to the power of -1 t to the power of -1 raised to the power of c। ठीक है, जब हमने यहाँ पर सारी चीजों को इकट्ठे किए, यानी हम पहले लाएंगे सारी जो l वाली वैल्यूज है उनको इकट्ठे कर लिया, l to the power of a, l to the power of b, l to the power of -c। ठीक है, यहाँ पर m है, m to the power of क्या आया? c, और t to the power of यहाँ आ गया आपके पास -b और t to the power of -c। सारे को इकट्ठे कर लिए पावर्स को, तो क्या मिला? l to the power m to the power of c है और l to the power of a plus b minus c आ गया, और आपके पास t to the power of क्या आया? तो बोले t to the power of आपके पास b minus c आ गया। तो आपने क्या देखा? m to the power of c, l to the power of a plus b minus c and t to the power of b minus c। अब तो कंपेयर करने की बारी आ गई। तो यहां देख रहे हो m to the power of 1 है तो c to the power of 1 हो गया। ठीक है, और आपके पास l to the power of 1 हो गया, तो l का पावर इसमें क्या है? a plus b minus c, तो उसको मैंने लिख लिया। अब लास्ट में आया t to the power of -2 और t पर यहाँ पर है -b minus c, यानी 2 is equal to b plus c। ठीक है बेटा, c की वैल्यू तो 1 आ गई, तो लगा दो यहाँ पर c is equal to 1, तो b की वैल्यू भी 1 आ गई। अब हमारे पास c की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, तो तीसरे इक्वेशन में डाल दीजिए 1 is equal to a plus b minus c। तो आ गया आपके पास में a, b की जगह 1, c की जगह b1, तो कट गया दोनों, a की वैल्यू भी 1 आ गई। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। फॉर्मूला क्या था? f is equal to 6 pi r to the power of a, v to the power of b, eta to the power of c। तो f is equal to eta है coefficient of viscosity, r is equal to 6 pi r v into eta। This is the formula for the viscous force। Got this? Got this all of you? Huh? Yes, ma'am.